है, उसके पास यहाँ टी होगा, जी के साथ टी, टी के साथ क्या होगा यहाँ पे ए। इस तरीके से यानी बेस पेयरिंग हुई, तब जाके अपने पास एक न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बना। इसका मतलब अपने पास ये क्या है, पेरेंटल डीएनए था, ठीक है। हमने टेम्पलेट डीएनए बनवाए, अलग अलग स्ट्रैंड सेपरेट कर दिए, फिर अपने पास क्या हुआ, अलग से एक न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बने, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि हमारे पास पुराना 50% भी अपने पास कंजर्व रहा और न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए भी अपने पास बना। तो ये एक स्कीम होती है जिसे कहते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है। तो इसको बोला गया सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। इसका मतलब ये स्कीम हमें क्या बताएगी, अपने पास दो स्ट्रैंड होते हैं जो कि सेपरेट होंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करेंगे। क्यों? ताकि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनवा सके। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी रेप्लिकेशन, अपने पास डीएनए मॉलिक्यूल जो बन के आया है उसके पास एक पेरेंटल होगा रेड वाला, एक ब्लू वाला क्या होगा, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। इसी को हमने बोला सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। अब इसका प्रूफ देने के लिए हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं, मेसेल्सन स्टाल, ठीक है। दो साइंटिस्ट होते हैं, मेसेल्सन एंड स्टाल, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये हमें प्रूफ करके दिखाएंगे कि डीएनए वाकई में सेमी कंजर्वेटिव है या फिर नहीं। तो इन्होंने क्या यूज़ किया, एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है। उसके बाद फिर काफ़ी हायर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, ह्यूमन सेल वगैरह आगे फर्दर ऑन यूज़ किया। तो 1958 में दोनों साइंटिस्ट मेसेल्सन एंड स्टाल ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक ई कोलाई ले लिया। अब सुनना, उस टाइम पे जो ई कोलाई का जो फूड मिलता था वो था नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन ही ऐसा सोर्स था जो कि फूड की तरह हम लोग यूज़ करते थे ई कोलाई के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उसको पहले ग्रो करवा दिया N15 के मीडियम के अंदर, यानी कि N15 आइसोटोप ले लिया नाइट्रोजन का जो कि हैवी आइसोटोप था, ठीक है। तो उसके अंदर उन्होंने क्या, उसको बार बार हर जनरेशन में उसको वही एक तरीके से सोर्स देते कल्चर प्लेट में रख के, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, उसके आगे आने वाली जो जनरेशन थी ना, उसके अंदर डीएनए के अंदर क्या मिला, N15 मिला। समझ में आया? ओके। अब उन्होंने क्या किया, अब देखो N15 तो उन्होंने यूज किया था, बट उस टाइम पे यूज किया जाता था, मतलब नॉर्मल था N14, उन्होंने उसको चेंज करके कौन सा दिया, N15। तो अब हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा हमारा N15 है कौन सा N14 है? तो वो चेक करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन से। क्या होगी, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये इसमें हम यूज करते हैं सीजियम क्लोराइड का ग्रेडियंट। तो सुनो, अपने पास ये था N15 जिसको मैंने कहा था उसको कल्चर प्लेट में क्या रख के दिया था हर जनरेशन में, N15। अब उसके डीएनए के अंदर क्या इनकॉर्पोरेट हो गया, N15, ठीक है। फिर हमने सोचा कि चलो अब हम आगे जाके जनरेशन बनवा के देखते हैं। तो N15 तो हमारे पास ये हो गया। अब N15 क्या करवाओगे आप, सेपरेट करवाओगे स्टैंड। तो देखो रेड वाले क्या हो गए, सेपरेट, और ये इधर भी एक और क्या हो गया, सेपरेट, ठीक है। अब हमने वापस से उसको अब यहाँ पे N14 का खाना दिया। समझना चीजों को, पहले हमने सिर्फ एक बार हमने N15 यूज किया है, फिर आगे हमने सोर्स यूज नहीं किया, अब वापस से हमने क्या यूज किया सेकंड इसमें जनरेशन में N14। अब क्या होगा, रेड वाले तो है पुराने वाले N15 वाले और ग्रीन वाले हैं N14 वाले। समझ में आया? यानी अपने पास हाइब्रिड बना, आधा तो बना हमारे पास N15 का, आधा बना अपने पास एक तरीके से N14 का, राइट। अब आगे हमने सोचा कि चलो दोबारा करके देखते हैं। तो 40 मिनट यानी 20 मिनट्स इधर और फिर दोबारा से 20 मिनट्स ऐड करके 40 मिनट के बाद हमारे पास एक न्यू जनरेशन निकल के आई। अब उसमें देखो क्या होगा, अब अपने पास ये ग्रीन वाले स्ट्रैंड को सेपरेट कर दो, कर दिया। अब इधर वाले ग्रीन को सेपरेट कर दो, कर दिया, ठीक है। अब इसका रेड वाला यहाँ सेपरेट करो, कर दिया। इसका रेड वाला सेपरेट करो, कर दिया। इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि डीएनए रेप्लिकेट करता है, उसके स्ट्रैंड आगे जाके यूज होते हैं और फिर वहां पे न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बनता है। तो सुनो, अपने पास क्या हुआ, जो ग्रीन वाला जो ऑलरेडी यहाँ से हमने यूज किया था उसके ऊपर एक और N14 की हमारे पास एक तरीके से डीएनए आया। ओके, सेम यहाँ पे भी ग्रीन था पहले से, यहाँ से आया था, उसके ऊपर फर्दर एक और क्या आ गया, ग्रीन, ठीक है। यानी दो तो अपने पास बने लाइट डीएनए, ठीक है, क्योंकि हैवी आइसोटोप किसका था, N15 का, और लाइट आइसोटोप किसका है, N14, जो कि रियल में था बट हमने फूड उसका चेंज किया था, उसका सोर्स, ताकि हमें पता चले कि N15 N14 किस तरीके से आगे हमारे पास रेप्लिकेशन में शो करेंगे, ठीक है। अब बचा है रेड वाला, रेड वाले को यहाँ पे लगा दिया, एक को यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। फूड क्या दिया था, नॉर्मल N14। अब इसके ऊपर भी क्या आया, N14, यानी अपने पास दो तो बने N14 वाले लाइट डीएनए, ठीक है, और एक बना अपने पास हाइब्रिड जैसा पहले था, सेम का सेम उठ के तो आया है आगे। तो एक हमारे यहाँ पे बनते हैं लाइट डीएनए, ठीक है, दो बनेंगे लाइट डीएनए, दो बनेंगे हाइब्रिड डीएनए। समझ में आया? तो सुनो, उन्होंने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया N15 की सेल को,
ठीक है, N14 वाली सेल के अंदर। अब उन्होंने चेक किया अलग अलग टाइम इंटरवल पे कि किस तरीके से सेल मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरीके से उसके अंदर डीएनए हमें शो होने वाला है। ये हम किसके थ्रू पता लगाएंगे, यहाँ पे सीजियम क्लोराइड का ग्रेडियंट यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद डीएनए जो हमारे पास 20 मिनट बाद निकल के आया, उसमें हमने क्या देखा, हाइब्रिड डीएनए निकल के आया। ठीक है, फिर हमने 40 मिनट्स के बाद देखा कि क्या निकल गया, सेकेंड जनरेशन। उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि अपने पास हाइब्रिड डीएनए बना है इक्वल अमाउंट में और लाइट डीएनए बना है। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और एक्सपेरिमेंट करके देखा बाद में वीस या फेवा पे, ठीक है, फेवा बीन्स पे। इसमें हमने रेडियो एक्टिव थायमिडिन को यूज किया और हमें पता चला कि रियल में यहाँ पे भी सेमी कंजर्वेटिव स्कीम आपकी फॉलो हो रही है रेप्लिकेशन के अंदर। किसने किया, टेलर और कलीग इन 1958। ठीक है, आगे आता है द मशीनरी एंड द एंजाइम। इसका मतलब रेप्लिकेशन को करवाने के लिए हमें किस किस सहारे की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से हमें एंजाइम्स यूज करने पड़ेंगे। तो सुनो, अगर हम लिविंग सेल की बात करें लाइक ई कोलाई, उसके अंदर जो रेप्लिकेशन है उसको काफी सारे कैटालिस्ट बोले तो एंजाइम्स की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब हमें ना डीएनए से वापस से क्या बनवाना है, डीएनए। तो यानी कि हमें डीएनए पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज पहला आपके पास यहाँ पे एंजाइम आ गया, जो कि मेन एंजाइम होता है। ये क्या करता है, ये डीएनए टेम्पलेट जो यहाँ थी ना, जैसे ये पेरेंट के यहाँ पे आए थे, फिर ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया, फिर फर्दर ऑन इनके ऊपर अलग से आई, यानी टेम्पलेट डीएनए के जो था उसको यूज करेगा, उसमें क्या करवाएगा, पॉलीमराइजेशन करवाएगा, फर्दर ऑन डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स को वहाँ पे ऐड करवाएगा। ठीक है, अब ये जो एंजाइम्स होते हैं ये काफी हाईली एफिशिएंट एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें काफी पॉलीमराइजेशन करनी होती है काफी कम टाइम में। ठीक है, एग्जाम्पल ई कोलाई है। अब ई कोलाई के बेस पे कितने, 4.6 × 10⁻6 बेस पे है। और अगर ह्यूमन के डिप्लॉयड की बात करें, डिप्लॉयड कंटेंट की, तो वो 6.6 × 10�9। अब ये जो प्रोसेस है यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कितने टाइम में रेप्लिकेशन कंप्लीट होगी, तो विद इन 15 मिनट्स। समझ पा रहे हो, इतना जो बेस पेयर है वो आप लोगों ने सिर्फ 18 मिनट में करके दे दिया। इसका मतलब अपने पास हर सेकंड में 2000 बेस पेयर ऐड हो रहे हैं। समझ में आया, यानी जो डीएनए रेप्लिकेशन, यानी जो डीएनए का जो पॉलीमराइजेशन ऐड हो रही है ना, न्यूक्लियोटाइड वगैरह, वो काफी फास्ट है, लेकिन हाई डिग्री की एक्यूरेसी चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आई रेप्लिकेशन में तो क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अपने पास क्या कहता है कि ये जो रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है ये काफी एक्सपेंसिव है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन बनता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ये बेसिकली क्या है, ये इसके डुअल पर्पस है। ये खुद तो उसमें यूज होगा ही होगा, सबस्ट्रेट की तरह तो काम होगा ही होगा कि भाई तुम लोग मुझे यूज कर लो एप्लीकेशन में। इसके अलावा ये एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा ताकि हमारी अच्छे से आगे फर्दर ऑन कैरी हो सके जो भी चीजें है। ठीक है, क्योंकि एटीपी वगैरह वो प्रोवाइड करके देगा। अब अगर बात करें डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के अलावा और किस किस एंजाइम की जरूरत है, ठीक है, हमें इतना तो पता चल गया, एक्यूरेसी होनी जरूरी है। तो अब सुनो, अब आपके पास जो डीएनए होता है ना, ये रहा डीएनए। अब ये देखो बिल्कुल ये एक तरीके से हेलिक्स की फॉर्म में है। अब इसको सेपरेट करना इतना इजी काम नहीं है। ठीक है, जैसे मानो ये है, अब ये बिल्कुल बंद है ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको छोटी सी ओपनिंग करनी पड़ेगी। लाइक सीजर होती है ना, सीजर बंद होती है, बट उसको जब आप ओपन करोगे तो आधी इधर हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब हमें यहाँ पे एक फॉर्क बनानी पड़ेगी, यानी कि आधा पोर्शन ऐसे आधा पोर्शन ऐसे करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। राइट, अब देखो आप लोग यहाँ पे सुनो, ये आपका वही डीएनए है, इसका मैंने ये नीचे का पार्ट मैंने फर्दर ऑन खोल दिया है। ये देखो सीजर की तरह हो गया आपका। ठीक है, रेप्लिकेशन फॉर्क। ओके, अपने पास यहाँ पे 2 स्ट्रैंड होते हैं, हमने बता दिया टेम्पलेट डीएनए तो वही है जो कि ये देखो सेपरेट हो गया। ठीक है, और ये जो रेड डीएनए वो क्या है, जो कि न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए अपने पास बनने वाला है। ठीक है, अपने पास एंटीपोलैरिटी होती है डीएनए में, तो एक है 3' to 5'। ओके, एक है 5' to 3'। अब एक चीज आप बस याद रखोगे, हमेशा 3' to 5' एंड वाला है ना जो स्ट्रैंड, वो आपको कंटिन्यूअस बना के देगा डीएनए का न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। ओके, इसका मतलब अपने पास जो रेप्लिकेशन है वो 5' से 3' की तरफ आगे बढ़ेगी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे परमानेंट चीजें बनती जाएंगी ना, जैसे देखो इतनी यहाँ पे फॉर्क खुली, यहाँ पे पूरा का पूरा डीएनए बन गया। ओके, फिर ये यहाँ से बंद हो गई, फिर यहाँ से ओपन होगी, फिर यहाँ से बनता जाएगा। इसका मतलब अपने पास क्या हो रहा है, ये तो हुआ कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से तो 5 प्राइम से 3 प्राइम पे एकदम से बनती जा रही थी चीजें, बट यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क खुला या ये मान लो यहाँ पे खुला, तो आधी सी चीज यहाँ बनेगी, ठीक है। फिर जैसे ये बंद हो गया ये वाला पोर्शन, फिर ये ओपन होगा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा डीएनए बनेगा, ठीक है। फिर जैसे ये बंद हुआ फिर ये वाला ओपन होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या बनेगा, डीएनए। तो इस तरीके से अपने पास क्या होगा ना, यहाँ पे डिफरेंट डीएनए बनेंगे। ओके, यहाँ पे क्या थे, कॉन्टिन्यू बन रहे, तो कोई बीच में रुकावट थी ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, अब हम इनको जुड़वाएंगे किससे, तो डीएनए लाइगेज के थ्रू हम इन चीजों को जुड़वाते हैं। किससे करवाएंगे, डीएनए लाइगेज के थ्रू। तो सुनो, अपने पास क्या है, स्मॉल ओपनिंग है डीएनए की, जिसको हम बोलेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क। अब डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ उसी ही डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करेगा जो कि होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। इसका मतलब जो स्ट्रैंड आपके पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, उसके यहाँ पे क्या आएगा, 5 प्राइम इधर आएगा और 3 प्राइम इधर आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये अपने पास क्या होने वाला, कॉन्टिन्यूअस। ओके, फिर डिसकॉन्टिन्यूअस क्या होगा, जो इसके अपोजिट स्ट्रैंड है, यानी कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला जो टेम्पलेट है वो क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस। और जो बाद में जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे डीएनए की जो बची हुई है, उसको किससे जोड़ेंगे, डीएनए लाइगेज के थ्रू। ओके, अब एक चीज याद रखो बेटा, डीएनए पॉलीमरेज अपने आप बनाना स्टार्ट नहीं कर देगा एप्लीकेशन में डीएनए वगैरह, उसको कुछ ना कुछ स्पेसिफिक जगह चाहिए, है ना, ऐसे रैंडमली कहीं पे भी स्टार्ट नहीं हो जाएगा। तो इसी तरीके से अपने पास मान लो इकोलाई है, तो ये मानो ये वाली वो जगह है जहाँ पे सिर्फ रेप्लिकेशन यहाँ पे स्टार्ट होगा। जब यहाँ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज लगेगा तो जाके रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं है यहाँ पे लग गया तो यहाँ होगी, नहीं। तो अपने पास स्पेसिफिक ओरिजिन होता है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होएगी, ठीक है। अब रेप्लिकेशन जैसे होगी, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, वेक्टर्स की। ये आप बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर्स में आप लोग रीड करोगे, वेक्टर्स, ठीक है। अब वेक्टर्स जैसे आप लोग यूज करोगे, वेक्टर्स के अंदर भी क्या होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइट। आगे सुनो, अपने पास जो रेप्लिकेशन है ना, वो यूकैरियोट्स के अंदर एस फेज में होती है। ओके, अब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए और सेल डिवीजन की जो साइकिल है वो काफी हाईली कोऑर्डिनेटेड होती है। अगर कोई भी फेलियर हुआ सेल डिवीजन के अंदर तो पॉलीप्लॉइडी होने के चांसेस बिल्कुल है।